हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजीत सर। अनिल सर के आईटीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अनिल सर के आईटीआई के चैनल पे हर सब्जेक्ट को बेसिक से और क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन को आप लोग को कराया जा रहा है। इम्प्लीमेंट स्किल को भी कराया जा रहा है। साथ में आप लोग को वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का भी प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ। वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर मैंने 2 करा दिया है। आज मॉडल पेपर 3 कराने वाला हूँ। ये फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेडों के लिए है मॉडल सेट। आज मैं 3 कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मॉडल सेट 3 आज मैं कराने वाला हूँ आप लोगों के बीच। तो चलिए हम देखते हैं। तो सभी लोगों को अनिल सर के आईटीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और चलिए मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए चलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्गीय प्लेट का क्षेत्रफल 2025 mm² है, तो इसकी भुजा का माप क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको दिया कितना है क्षेत्रफल, तो 2025। तो आपको भुजा निकालना है तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी 2025। तो 2025 किसका है, तो आपको मालूम है इसके लास्ट में 5 है, 5 होगा ही। और ये देखिए ये किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 4 चौके 16 और 5 पचे 25, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 के बीच में है। मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो 4 चौका 16। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 mm। कितना हो जाएगा, 45 mm। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप लोग को 45 mm हो जाएगा, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और दिया कितना है, तो 2025। रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और ये किसके लास्ट में 5 है, तो 5 होगा। और 2 अंक ले लिया जाता है स्क्वायर निकालने के लिए, और ये किसके बीच में है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4, यानी 45 आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि साइन बार का उपयोग करते हुए किसी कोण के साइन कोण ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को मालूम है सभी लोग को। तो क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है, सॉरी 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 सॉरी, लंब बटा में कर्ण नहीं दिया हुआ है। देखिए इसमें आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है फार्मूला। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। चलिए रुकिए, आप लोग को अच्छे से जूम कर देता हूँ, जो मैथ का नहीं क्वेश्चन आता है। देखिए लिखा हुआ है कि विभव मापी पर धारा नियंत्रक का लाभ क्या होता है। विभव मापी पर धारा नियंत्रक नियंत्रक का क्या लाभ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए विभव विभव मापी पर धारा नियंत्रक का क्या लाभ होता है। तो आपको सभी देखिए, ऑप्शन नंबर धारा नियंत्रक उच्च आवृत्ति को रोकता है, ये तो नहीं होगा। यह अधिक प्रस्तुत होता है, ये भी नहीं होगा। यह अधिक धारा को नियंत्रित कर सकता है। जो विभव मापी क्या होता है, यह अधिक धारा को नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखिए देखिए ये है x² - 7x प्लस 10 बराबर 0। तो आपसे पूछ रहा है कि x का फैक्टर क्या होगा। ये तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, x का फैक्टर पूछ रहा है। तो चलिए देखिए जल्दी बनाते हैं। देखिए चलिए देखिए स्टूडेंट्स, x² - 7x प्लस 10 दिया है, पूछ रहा है इसका x का फैक्टर बताओ। तो फैक्टर बताने के लिए क्या करते हैं, 10 एकम 10 और गुना करने पर 7 आए तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाएगा। तो x² माइनस लाना है, तो 5x - 2x प्लस 10 बराबर 0। एक 5 बनेगा और एक क्या बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रहता है तो प्लस और माइनस में रहता है तो प्लस, यानी x बराबर 5 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और 2 हो जाएगा। जब माइनस रहता है तो प्लस होता है, जब प्लस रहता है तो माइनस, उल्टा होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए
5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 350 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। 350 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पैरोमीटर। सी नंबर ऑप्शन, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब चालक की लंबाई बढ़ती है। चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? प्रतिरोध मतलब रुकावट कब होती है? चालक की लंबाई बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका 6 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चालक की लंबाई भी बढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक शाफ्ट जिसका व्यास 20 mm और लंबाई 100 mm है, तो पार्श्व और तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए एक शाफ्ट है। अब शाफ्ट कैसा होता है, बेलनाकार ही होगा एक शाफ्ट। ओके, तो बेलनाकार होगा, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए चलिए देखिए शाफ्ट का व्यास कितना दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है, 20। और क्या दिया हुआ है, और लंबाई दिया है, सॉरी देखिए दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग को रुक जाइए। चलिए लंबाई कितना दिया है, तो 100 mm। ओके, 100 mm दिया हुआ है। ये कितना दिया है, 20 mm। तो आपको पूछ रहा है कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल बताइए। पार्श्व तल मतलब बाहर तल का। तो उस पार्श्व तल का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वही हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो ये बेलन का आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला तो 2πr/h होता है। 2πr/h, तो 2 × 22/7। आर कितना दिया है, तो डायमीटर का आधा होता है आर, तो 20 दिया है तो 10, और ये 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन तो कुछ हो नहीं रहा है, तो चलिए देखिए, ये देखिए आपको ऑप्शन देखिए आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखिए रुक जाइए, देखिए ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में और क्वेश्चन दिया है एमएम में। तो एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बड़े यूनिट या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए 100 से भाग देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो 100 से भाग दे देंगे। 100 से, ओके, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, अभी 22×2 = 44, 22×2 = 44 हो जाएगा, और बटे में ये कितना हो जाएगा, 10×7। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों के लिए सिर्फ एक लेंगे 100, क्योंकि दोनों एक में हो जाएगा ऐड। तो 2 0 से 2 0। देखिए इस कैलकुलेशन के इजी करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि बाद में जीरो लगाएंगे, पहले अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 0 और 0। चलिए अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 22×44 00। ओके स्टूडेंट्स, 3 0 और नीचे। तो चलिए अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए तो आप करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7×6 = 42, 7×6 = 42, 2 बचेगा, तो 7×2 = 14, और कितने बार में जाएगा, 7×8 = 56। यहाँ अगर 2 को 0 दे देंगे तो ये आपका 0 कट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और 2 को 0 आप नीचे दे दिए, क्योंकि एम से सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 2 0 नीचे ले लिए। अब यहाँ पे ले लिए क्योंकि आपको आराम रहेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7×6 = 42, 2 बचेगा, 7×2 = 14, 6 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0, 7×8 = 56, और 7×5 मैंने 35, यानी लगभग 4 बार में जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कह देंगे। कितना हो जाएगा, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जब हम इसको इसमें गुना कर लिए तो 2 0 से यहाँ पर भी कर सकते हैं, 2 0 लेकर कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो 62.85 हो गया। कितना, 62.85, यानी 84 होगा। मैंने कम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद बस 2 अंक मिलना चाहिए। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी फटाफट। तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं, 9 नंबर प्रश्न।
चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 9 नंबर प्रश्न थोड़ा ये लैंग्वेज में कुछ गलती उलती लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको क्योंकि सलूशन तो दिया नहीं है, मैं इसको बना रहा था, तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही, कुछ त्रुटि होगी लैंग्वेज में। तो हम 9 नहीं देखकर 10 देखते हैं। चलिए 10 दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए जब सिंपल फॉर्म में रहेगा x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकालना है, x और y का, तो क्या करेंगे, x तो प्लस में है और y माइनस में है। x क्या है, प्लस में है और y माइनस में है। तो देखो इसको जल्दी अगर निकालना है तो देखियो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए देखिए अगर x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 18 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2, तो अगर x का मान निकालना है तो जोड़ कर आधा कर देंगे, तो 18 2 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। अगर y का मान निकालना है तो घटा कर 18 में से 2 गया 16, 16 के आधा 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 और 8 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि प्लस वाला का मान निकालना है तो जोड़ कर आधा कर देंगे, तो 10 और घटा कर आधा कर देंगे y के लिए, तो 16 में से 8 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सर्किट में प्रवाहित धारा होगी। कहने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट के लिए, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होती है, शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें प्रवाहित धारा क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, तो अनंत होती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि एक मोटर की आउटपुट पावर इतना दिया है, 3425 जूल प्रति सेकेंड दिया है, यह 1 घंटे तक लगातार चलता है। तो ऐसे में उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा KWH में कितनी होगी, यानी किलोवाट प्रति घंटा में क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, किलो प्रति वाट घंटा में पूछ रहा है तो आपको 1000 से भाग दे देना है। क्या करना है, 1000 से भाग दे देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए देखिए आपको किलोवाट प्रति घंटा में ऊर्जा बताना है, अवशोषित ऊर्जा बताना है। देखिए ऊर्जा बताना है, तो आपको क्या करना है कि जो आपको पावर दिया है 3425, कुछ नहीं करना है, और ऊर्जा में निकालना है KWH में। KWH मतलब क्या होता है, KWH मतलब किलोवाट प्रति घंटा। तो किलो मतलब 1000, 1000 से भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक तो 3 बार में जाएगा, एक अंक 3 अंक के पहले पॉइंट दे देंगे, तो 4 2 5 KWH क्या हो जाएगा, KWH हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, KWH 3.425 KWH किलोवाट वाट प्रति घंटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 12 का सी, 12 का सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला देखिए, एक वर्ग जिसकी कोर 8 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है ना, कोर मतलब शायद समझिए कि भुजा भी है, कोर मतलब किनारा, वर्ग का किनारा 8 है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए √2a होता है। क्या होता है, √2a होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न को भी। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आपको ए दिया है, भुजा दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, और विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण को डी से सूचित करते हैं तो √2a होता है। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, और ए का मान 8। गुना कर लीजिए, 8 चौके 32, 8 का 8 3 11, ओके 8 चौके 32 33, और 8 का 8 3 11, तो 11.312 सेंटीमीटर हो जाएगा, 312 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11.3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 14 नंबर प्रश्न की स्क्रू और रैंप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। की स्क्रू
की हो गया, चाबी, स्क्रू हो गया, और रैंप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपको बताना है। तो सबको मालूम है आनत तल पे होता है, मतलब उसका एक आनत तल लेना चाहिए, तो वही लंबाई, मतलब कितने लंबाई पर की स्क्रू, आनत तल पे। ठीक है, तो आनत तल पे कहेंगे कि स्क्रू और रैंप के सिद्धांत पे क्या कार्य करता है, तो आनत तल। ओके। 15 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 15 नंबर प्रश्न बहुत ईजी प्रश्न है। देखिए, तीन निम्न सर्किट में से 20 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं। 20 ओम के कितने प्रतिरोध? 20 ओम 3 प्रतिरोध दिए हैं। तो बोल रहा है कि समायोजित है, तो विशिष्ट प्रतिरोध बताए। तो समायोजित है मतलब चित्र के अनुसार समायोजित है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या कर देंगे, कुल प्रतिरोध को जोड़ देंगे, तो 20 20 40 20 30 60 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सॉरी नहीं, 60 नहीं होगा। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध, पहले तो तुल्य पूरा टोटल प्रतिरोध निकालते हैं। तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकालेगा, 60 हो जाएगा, और इसका आधा कर देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उसका आधा होता है, तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर 15 का क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा, 30 ओम। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब बल और भार के बीच निम्न में से इसका उदाहरण क्या है? कहने का मतलब है कि ये उत्तोलक चैप्टर है, एफर्ट, फोर्स और ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, आलम्ब बल और भार के बीच में क्या क्या किसका उदाहरण है प्रथम श्रेणी में? तो प्रथम श्रेणी में लिया जाता है नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन होता है। ठीक है, तो यही इसका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है, नींबू निचोड़ने की मशीन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ए बी बी सी का लंबवत है। ए बी जो है बी सी का, ए बी जो है बी सी का क्या है, लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है। बी सी बराबर 9 और ए बी की ऊंचाई है। ए बी जो है क्या है, ऊंचाई है, कितना दिया है, 12 और 9। तो आपसे पूछ रहा है ए सी कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, सभी लोग को मालूम है कि ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। ओके, 144, 12 का स्क्वायर 144, और इसका क्या कर देंगे, 9 का स्क्वायर 36। और कर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है, सभी लोग को मालूम है, कर्ण निकालने के लिए यानी ए सी बराबर, ए सी अगर निकालना चाहेंगे तो रूट लग जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 नहीं, 12 का स्क्वायर 144, 9 ना दिया है, सॉरी 9, 9 का स्क्वायर 81। ओके, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 4 1 5 और 8 4 12 1 1 2। तो 225 किसका रूट होता है, 15 का। 225 किसका होता है, 15 का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर आंसर। वही कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा। ओके, तो 15 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक का मात्रक है। ओके, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक का मात्रक है, तो आपको बताना है। 18 नंबर का बताइए जल्दी आप लोग। तो दूरी, दूरी तो होगा नहीं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, हमको लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट रहेगा यानी विद्युत धारा रहेगा, तो एम्पियर कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक, इसमें आप वोल्टेज भी ले सकते हैं, करंट भी ले सकते हैं, पावर भी, लेकिन ये दूरी तो होगा नहीं। तो ये तीनों अलग है, इलेक्ट्रिक आप दूरी भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक भी लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, सभी लोग को मालूम है। चलिए हम 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न थोड़ा फट गया था। देखिए, एक रजिस्टर जिसकी विद्युत धारा 120 वोल्ट है पर 0.8 एम्पियर है, तो उसकी पावर की गणना करें। ओके स्टूडेंट्स, तो जब विद्युत धारा दिया रहेगा और एम्पियर पर इतना एम्पियर रहेगा, तो क्या करेंगे, पावर का गणना करने के लिए डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा, 12 × 8 = 96, और एक जीरो लगाएंगे, और एक अंक के पहले पॉइंट है तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 96 वाट हो जाएगा। देखिए 12 × 8 = 96, और जीरो हो जाएगा 960, 960, और एक अंक पे पॉइंट है तो जीरो के पास पॉइंट लगाएंगे तो सिर्फ 96 हो जाएगा, 96 वाट। मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके,
तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए, 20 नंबर प्रश्न दिया है कि एक 20 सेंटीमीटर व्यास के गोलीय CI को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया जिसका आधार कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई बताएं, ठीक है ना। एक गोलीय व्यास वाला है, ठीक है ना, इसको पिघलाया गया है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, एक गोला है। तो देखिए, कभी भी पिघलाते हैं तो जितना, देखो किसी भी वस्तु है, कोई भी मेटल है, मान लीजिए यही हमारा पेन एक मेटल है, इसको पिघला कर अगर गोल बनाएंगे तो जिसका इसका आयतन रहेगा उतना भी तो पिघलाने पर नया वस्तु बनेगा, उसका भी तो आयतन उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना मेटल इसमें रहेगा उतना मेटल उसमें भी रहेगा। गोला को पिघलाया गया है, शंकु बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। देखिए, चलिए देखिए, ये गोले का वॉल्यूम, चलिए देखिए, ये गोले का वॉल्यूम हो गया और ये शंकु का। ओके, ये स्पेयर हो गया और ये कोन हो गया। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और इसका क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ओके, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आर कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास का आधा होगा, तो 10 × 10 × 10। ओके, और इसमें कितना हो जाएगा, 10 × 10। और एच निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना है, हाइट निकालना है। और सॉरी, आधार दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए, इसका तो त्रिज्या 10 × 10 हो गया, लेकिन इसमें त्रिज्या 10 नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, बोला है। देखो इसमें, देखिए दिया हुआ है ना, आधार कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। देखिए, आधार, जिसका आधार 30 सेंटीमीटर है, तो आधार मतलब पूरा आधार। शंकु आपका देखे ही होंगे, नीचे से ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो पूरा आधार कितना दिया है, 30। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 15, आधा होता है, क्योंकि ये पूरा 30 दिया है, तो त्रिज्या यहीं से यहाँ तक होता है, तो 15 × 15 हो जाएगा। ये 4 दिया हुआ है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 5 दूनी के 10, तो पंक्ति आई 15, 5 दूनी के 10, पंक्ति आई 15, 4 दूनी के 8 दूनी 16 और 160 बराबर 3h। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 160/9 होगा, सॉरी 9। तो 160/9 आप डिवाइड कीजिए। 9 एकम 9, 16 में से 9 गया 7, 9 7 63, 63। ओके, पॉइंट लगेगा, तो 63, तो 10 में से 3 गया 7, फिर 9 7 63, 9 7 63, यानी 17.77 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों का आयतन समान है, फार्मूला हमने लिख दिया, दोनों का जो कट रहा है उसको काट दिए। त्रिज्या इसका 10 दिया है, तो 3/10 लिख दिया। इसका दिया हुआ है आधार 15, क्योंकि उसका व्यास दिया है 20, तो आधा होता है। इसका आधार दिया है 30, आधार मतलब पूरा आधार, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, तो 15 कैलकुलेशन करने के बाद 17.77। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपको सी दिया हुआ है, 17.78। कितना दिया है, 17.78 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर। इक्कीस नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ, यदि 1200 केजी के भार को 300 केजी के एफर्ट के साथ एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है जिसका वेगानुपात 5 है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, इसका भार कितना दिया है, 1200 केजी, 1200 केजी का, और 300 केजी का एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, एफर्ट मतलब आप प्रयास कर रहे हैं 300 केजी का। तो ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन द्वारा उठाते हैं तो इसकी क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए देखिए, आपको बता रहा हूँ, इधर इस साइड से देखिए, क्षमता को एफिशिएंसी बोलते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, सिंबल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन क्या होता है,
वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इंटू वेलोसिटी रेशियो इंटू 100% में, क्योंकि प्रतिशत में आता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलेगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं साइड में इधर मैकेनिकल एडवांटेज निकाल रहा हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलता है, तो आपका फोर्स कितना है, यानी आपका भार कितना है, वेट है, सॉरी भार कितना है, वेट कितना है, और एफर्ट कितना लगाते हैं। ओके, एफर्ट कितना लगाते हैं, आप प्रयास कितना लगा रहे हैं। तो एफर्ट कितना लगा रहे हैं, तो टोटल कितना है 1200 का, और बल कितना लगा रहे हैं तो 300। एफर्ट कितना प्रयास कर रहे हैं 300 का। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज मतलब मशीन द्वारा, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब यांत्रिक लाभ, मतलब आपको कितना यांत्रिक लाभ मिल रहा है। तो टोटल कितने केजी का भार है 1200, एफर्ट कितना लगा रहे हैं 300 का, तो यही आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 हो जाएगा। आपको वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला था कि जिसका वेगानुपात, देखिए देख लीजिए दिया हुआ है ना, जिसका वेगानुपात 5 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो वेगानुपात 5 कर देंगे नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 हो गया। तो 20 चौके 80%, कितना हो जाएगा 20 चौके 80% हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए ये मेन फार्मूला होता है। मेन फार्मूला एफिशिएंसी निकालने का, यानी क्षमता निकालने का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, यानी वेगानुपात अपॉन ये क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ होता है, और गुणे 100। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो दिया नहीं है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलेगा, मतलब आप कितना लाभ उठा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हो। तो देखिए एफर्ट किस पे लगाएंगे, भार पे लगाएंगे, कितना एफर्ट लगा रहे हैं वो नीचे। तो 1200 बटे में 300, 4 लगा रहे हैं, आपका मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ गया। वेलोसिटी रेशियो 5, प्रतिशत के लिए 100, तो आपका 80% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए 80%। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में दिखाए गए वृत्तीय छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये वृत्तीय छल्ला है, ये बड़ा डायमीटर है, ये छोटा डायमीटर। तो वृत्तीय छल्ले का फॉर्मूला होता है पाई बटा में 4 बड़ा डी का स्क्वायर माइनस छोटे डी, यानी डी मतलब होता है डायमीटर यानी व्यास। तो बड़े डायमीटर और छोटे डायमीटर का स्क्वायर करते हैं, घटा देते हैं, तो पाई बटे में 4 यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध को दर्शाने वाला सूत्र ज्ञात करें। ओके स्टूडेंट, तो सूत्र बताना है। तो आपको मालूम है कि सेंटीग्रेड जो होता है 100 में बांटा रहता है, 100 पार्टों में। ओके स्टूडेंट्स, और फ़ारेनहाइट किस में बांटा रहता है, तो 180 में। तो फ़ारेनहाइट भी 180 दिया है, यहाँ भी 180 दिया है, लेकिन याद रखना नीचे जो होता है कि जितने पार्ट में बांटा रहता है नीचे लिखा रहता है। तो आपका ऑप्शन तो ये 32 नहीं होगा, ये कट गया। और एक बात याद रखिए, जो एफ जो देखिए सेंटीग्रेड यहाँ भी है, तो आपको फ़ारेनहाइट पहले ही रहना चाहिए, क्योंकि सेंटीग्रेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 होता है। तो सी में से 0 घटाएंगे 0, फार्मूला निकल के आ गया। तो एफ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 32 होता है। फ़ारेनहाइट का मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक बिंदु 32 होता है। तो एफ माइनस 32 करेंगे, ये 32 माइनस तो एफ नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट में ये मेल्टिंग पॉइंट घटाया जाता है। तो एफ माइनस 32 होगा, ना कि ये ऑप्शन। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये तो पहले से ही कैंसिल है, क्योंकि नीचे पार्ट दिया जाता है यानी भाग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सी बटा में 100, एफ माइनस 32 बटा में 180। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया, बेलन का आयतन क्या होता है, सभी लोग को मालूम है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ए नंबर ऑप्शन पाई आर स्क्वायर एच। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है आज का आपका मॉडल सेट 3 का। तो सिद्धांत मशीन, यानी जो सिद्धांत आइडियल मशीन जो होती है, उसका यांत्रिक लाभ और वेग रेशियो का परिमाण अगर बराबर हो जाए, कहने का मतलब है कि यांत्रिक लाभ और वेलोसिटी रेशियो अगर दोनों अगर बराबर हो जाए, वेग अगर बराबर हो जाए, तो एफिशिएंसी क्या होगा 100% होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, 100% होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 100% आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का आज का प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आप लोग को हर कंसेप्ट लेकर आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ। मैथ का भी क्वेश्चन जो आ रहा है सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपका साइंस का भी पोर्शन है उसको भी मैं अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा बताया हुआ सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, छोटी मोटी गलती अगर कहीं भी होती होगी तो माफ़ कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, मस्त रहिएगा। और फिर अगले सेशन में हम पार्ट 4 लाने वाले हैं, जल्द लाएंगे। तो बाय।
to change up.